तो दोस्तों फाइनली स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है एंड देखा जाए तो अब 4 जून को इस आईपीओ का लिस्टिंग भी होने वाला है। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में अपना लिस्टिंग लेकर निकल जाना चाहिए। तो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। एंड हाँ दोस्तों, सेम वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में भी कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो देखा जाए तो फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का 10 से 15% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे आपको लगभग 21 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 100 शेयर का अलॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2000 रुपये से लेकर 2100 के आसपास तक आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब देखा जाए दोस्तों तो अगर ये आईपीओ 15% के आसपास लिस्ट होता है तो आपको इस आईपीओ में लगभग 2000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इस आईपीओ का ओपनिंग प्राइस 130 रुपये से लेकर 140 रुपये के बीच में रखा गया था एंड एज कंपेयर टू आईपीओ प्राइस ये कहीं 150 रुपये से लेकर 160 रुपये के बीच में लिस्ट हो सकता है, जिसके वजह से हमें इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार रिमाइंड करता हूँ कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मे भी इसका लिस्टिंग हमें 10% के नीचे भी देखने को मिल सकता है या फिर 15% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बट इसका लिस्टिंग जहां भी हो उसके लिए दोस्तों हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे उनके लिए भी कि जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें क्या करनी चाहिए एंड जिसको इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें क्या करनी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें इसके स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में तो देखा जाए तो इस कंपनी के पास काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यानी ये जो दोस्तों अलग अलग प्रकार का स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स बनाने का काम करती है उसको मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे ऑयल एंड गैस, फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर एंड इवन रेलवे में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। वही नहीं दोस्तों, इस कंपनी के पास अपना पियर्सिंग मिल्स है जिसमें रॉ मटेरियल यानी मदर होलो भी बनते हैं, जिससे कि क्या है कि कॉस्ट कंट्रोल कम होता है, बेटर क्वालिटी और सप्लाई चेन एफिशिएंसी मिलती है। किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस कंपनी को किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं एज यू नो दोस्तों कि इस कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा ग्रो भी कर रही है, जिसके वजह से इसका जो ROE है वो लगभग 28% के आसपास है। यानी कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफी अच्छा है। वही नहीं दोस्तों, देखा जाए तो कंपनी के पास काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर भी है जिनको इस फील्ड में काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिनकी वजह से ये जो कंपनी है अपने सामान को लगभग 16 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि ये कंपनी अपना सामान तो इंडिया में सेल करती ही है, उसके बावजूद भी ये कंपनी 16 से ज्यादा देशों को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। वहीं एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ बात करें अगर इस कंपनी के रिस्क के बारे में तो कंपनी के ऊपर काफी हाई डेट है। यानी देखा है दोस्तों तो अभी फिलहाल कंपनी के ऊपर लगभग 200 करोड़ के आसपास लोन पड़ा हुआ है, जिस लोन पे इस कंपनी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मतलब कंपनी के FY24 का जो प्रॉफिट है वो लगभग 18 करोड़ के आसपास है, जबकि इस कंपनी के ऊपर लगभग 200 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है। यानी इस कंपनी का मेजर प्रॉफिट इसके डेट पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको चुकाने के लिए किया जाता है, जो देखा जाए तो एक कंसर्न की बात है। वहीं ये कंपनी जिस सेक्टर में दोस्तों काम करती है उसमें कोई भी उतना ज्यादा एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी चाहे तो इस सेक्टर में आसानी से अपना काम स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में काफी ज्यादा कंपटीशन है एंड कंपटीशन ज्यादा होने के कारण इसके प्रॉफिट मार्जिन पे भी हमें दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें तो अभी तक फिलहाल इस कंपनी को किसी क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है। मतलब देखा जाए तो इस कंपनी जो 58% रेवेन्यू है वो मात्र केवल 10 कस्टमर से ही आता है। मतलब इस 10 कस्टमर्स में से ये कंपनी किसी एक कस्टमर्स को भी लूज करती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए
तो टॉप 10 जो क्लाइंट है उनसे इस कंपनी को लगभग 60% के आसपास रेवेन्यू आता है, जो एक कंसर्न की बात है। बट देखा है दोस्तों, तो ये छोटा मोटा रिस्क तो इन सारे कंपनी के साथ बना रहता है। इसीलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड अगर फ्रेश एंट्री बनानी भी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 33 के पी पे लेके आ रही है, जबकि इसके पीर का पी रेशियो 40 के आसपास है एंड 50 के आसपास है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये कंपनी 160 रुपये के आसपास भी लिस्ट होती है तो इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 38 के आसपास तक जा सकता है। यानी देखा जाए तो रत्नमणि का भी जो पी रेशियो है वो लगभग 40 के आसपास है। एंड ये भी अगर 160 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो इसका भी जो पी रेशियो है वो लगभग 40 के आसपास तक पहुंच ही जाएगा। बट देखने वाली दोस्तों बात ये है कि स्कोडा का जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 4 रुपये के आसपास है, जबकि रत्नमणि का जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 90 रुपये के आसपास है, जो देखा जाए तो स्कोडा के मुकाबले काफ़ी बेटर है। यानी अगर लिस्टिंग के बाद भी ये 40 के पी पे पहुंच जाता है तो उससे बेटर डील तो हमें वेनस पाइप के साथ एंड रत्नमणि मेटल्स के साथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी समय पहले से लिस्टेड है, जो ऊपर के लेवल से भी काफ़ी करेक्टेड है। इसीलिए अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अभी हमें स्कोडा में उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ तो एक फेयर वैल्यू पे लेके आई थी, बट देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद इसके वैल्यूएशन में हमें उतना ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए फिलहाल अगर आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना ही है तो लिस्टिंग डे के दिन प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ की डिमांड को देखते हुए आप चाहें तो इस आईपीओ में अपना फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो वैल्यूएशन में तो आपको उतना ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा, बट मे भी अगर मार्केट अच्छा हो तो ये कहीं लिस्टिंग डे के दिन चल सकता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, वैल्यूएशन भी अच्छा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो इशू साइज है वो भी काफ़ी छोटा है। इसलिए हो सके तो लिस्टिंग डे के दिन अगर मार्केट सही रहता है तो लिस्टिंग डे के दिन इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिल सकता है। सो जो भी डिसीजन ले मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए आप अपना डिसीजन ले। वहीं अगर बात करें दोस्तों उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, क्या उन्हें इस आईपीओ में अपना लिस्टिंग गेंस बुक करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए थे तो आपके लिए कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। आपको अच्छा खासा 10 से 15% का लिस्टिंग गेंस मिल रहा है तो आप चाहें तो उस लिस्टिंग गेंस को लेकर निकल सकते हैं। क्योंकि देखा है दोस्तों तो ऐसे मार्केट सिचुएशंस में अगर ये 15% के आसपास लिस्ट होता है तो इसके लिस्टिंग को हम डिसेंट लिस्टिंग बोल सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो इस प्रॉफिट को लेकर आप निकल सकते हैं। बट अगर आपको दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बिजनेस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चाहें तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी ये आईपीओ जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि आप इसके पीर को ही देख ले, जितना भी इसका पीर ग्रुप है वो लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए हैं। इसलिए स्कोडा भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है वो काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिमांड में बना रहता है, तो लॉन्ग टर्म में भी ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। बट वहीं दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप चाहें तो आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। यानी सपोज कीजिए कि आपके पास 100 शेयर है तो इसमें से 50 शेयर को आप अभी सेल कर दें एंड 50 शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगा एंड जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। सो आप चाहे तो इस आईपीओ में अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या फिर आप केवल अपने प्रॉफिट को होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में ही उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड उसके बाद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि खुलने के बाद ये आईपीओ ऊपर जा सकता है या फिर इसमें सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में एनालिसिस करना है तो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, मुझे आप अपना ओपिनियन बताएं कि आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने वाले हैं या फिर लिस्टिंग गेंस लेकर निकलने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।